हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। तो जैसा कि हमने कहा था कि आगे हमारी जो क्लास होगी वो सब्जेक्टिव वाइज होगी। तो आज हम लोग अर्थशास्त्र शुरू कर रहे हैं, जिसको हम लोग 2 हफ्ते में पूरा पढ़ लेंगे। इसके बाद कोई नया सब्जेक्ट उठाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र, ठीक है। तो दो चीजें होती हैं, एक अर्थशास्त्र होता है और एक अर्थव्यवस्था होती है। दोनों में बहुत अंतर होता है। तो पहले हम लोग सीखते हैं अर्थशास्त्र क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थशास्त्र के जो पिता हैं एडम स्मिथ, इनका मानना ये था कि अर्थशास्त्र जो है वो धन का विज्ञान है। इनकी एक किताब आई थी 1776 में, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक। तो इन्होंने इसमें कहा था कि जो अर्थशास्त्र है वो काय का विज्ञान है, धन का विज्ञान है। तो उसके आधार पर अर्थशास्त्र की जो परिभाषा बनती है वो कुछ इस प्रकार है। वह विषय जिसके अंतर्गत वस्तु के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग का अध्ययन किया जाए, अर्थशास्त्र कहते हैं। हालांकि अर्थशास्त्र की कई परिभाषाएं हैं जो कि विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने दी है, लेकिन ये परिभाषा जो है बहुत ही सही मानी जाती है। अर्थशास्त्र के पिता कौन माने जाते हैं? के पिता माने जाते हैं एडम स्मिथ। ठीक है। अर्थशास्त्र के पिता जो एडम स्मिथ हैं, इनकी पुस्तक आई थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये पुस्तक कब आई थी? 1776 में। और इन्होंने इसी पुस्तक में कहा था कि जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र वह क्या है? धन का विज्ञान। तो ये कई बार क्वेश्चन आया है कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा? तो किसने कहा है? एडम स्मिथ ने कहा है। ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी अर्थशास्त्र की परिभाषा। अगर साधारण सी भाषा में बात की जाए तो अर्थशास्त्र के अंदर हम सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब क्या है, अर्थशास्त्र को अ, 2 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं वो 2 भाग। 2 भाग हैं, एक है समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। समष्टि अर्थशास्त्र का मतलब है बृहद अर्थशास्त्र यानी बड़ा, यानी जिसके अंतर्गत हम बड़ी बड़ी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करें, उसको समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। देखिए कैसे। तो अर्थशास्त्र के भाग, ठीक। अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा गया, समष्टि अर्थशास्त्र और एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र की। तो समष्टि अर्थशास्त्र में जैसा कि हमने बताया, हम लोग बड़ी बड़ी आर्थिक गतिविधियों की बात करते हैं। यानी कोई भी देश की, जैसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था की बात करें, बड़े फर्म की बात करें, बड़े उपभोक्ता, बड़े उत्पादनकर्ता की बात करें, तो वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है।
इसके अंतर्गत बड़े बड़े फर्म, बड़े उत्पादकता, बड़ी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के घटक क्या क्या होते हैं, यानी घटक का मतलब होता है कि हम कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल करेंगे। तो घटक देख लेते हैं। घटक घटक क्या क्या होते, घटक का मतलब होता है वो सारी चीजें जो समष्टि अर्थशास्त्र को साधारण मतलब सिंपल बनाती हैं, आसान बनाती हैं। तो घटक में आएगा जैसे आपका राष्ट्रीय आय, आय तथा बेरोजगारी, इसके बाद हो गया आपका राष्ट्रीय आय हो गया, आय तथा बेरोजगारी हो गया, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, ठीक है। तो ये वो सारे घटक हैं जो कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये सारी वो चीजें हैं जिनका अध्ययन बड़े पैमाने पर किया जाता है, चाहे राष्ट्रीय आय हो, आय तथा बेरोजगारी हो, मौद्रिक नीति हो या राजकोषीय नीति। ठीक। एक बात और, अर्थशास्त्र जो है वो आपको यहाँ पे समझना अच्छे से है। अगर आपको ये सारी चीजें वैसे याद भी नहीं रहती हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन आपको ये सारी चीजें क्या है इनकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है कि देखते ही आपको याद आ जाए। तो कोशिश करना कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। हम भी प्रयास करेंगे कि जितना हम पे बन पड़ेगा समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग बड़ी बड़ी आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। इसके बाद आता है हम लोगों का व्यष्टि अर्थशास्त्र। अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स, कभी कभी इंग्लिश में आ जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब होता है इसके अंतर्गत हम एक उत्पादकता, एक फर्म या एक छोटे से कोई भी उद्यमी का अध्ययन करें या किसी एक क्षेत्र का अध्ययन करें तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के केवल 3 घटक होते हैं। तो आइए देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। हम आपको इनका एक दो बीच में एमसीक्यू भी करा देंगे कि आपको समझ में आ सके कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र के जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत ही कठिन तरीके से पूछे जाते, तो वो भी हम बीच बीच में आपको बताते जाएंगे कि प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते। तो अब हम देखते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है। तो इसके अंतर्गत छोटे 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 फर्म, छोटे उत्पादकता, छोटे उपभोगकर्ता आदि का अध्ययन किया जाता है। इसके घटक आपको बहुत अच्छे से याद रखने, क्योंकि ये कई बार पूछे गए प्रश्न हम बाद में करा रहे हैं, पहले इसके घटक देख ले रहा है क्या क्या होते घटक। ठीक है। इसके घटक होते उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत बाजार सिद्धांत, उपभोग
व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, तो ये तीनों क्या हैं आपके व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक हैं। अब इनको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन पूछे गए आपके, और जब तक आपको समझ में नहीं आएंगे आप ये कर नहीं सकते। ठीक, और पूरा व्यष्टि अर्थशास्त्र इन्हीं के ऊपर आपका डिपेंड करता है। यानी अगर ये तीनों चीजें किसी भी छोटे फर्मकर्ता को, उत्पादकता को समझ में आ गई ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से अपने पैसे का उपयोग कर सकता है। तो देखिए क्या होता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। ये क्या होता है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत का मतलब ये है, अगर कोई नया उत्पादन करता है तो वो ये देखेगा कि वाकई में मार्केट में या बाजार में किस चीज की जरूरत है, तो हम वही चीज का उत्पादन करेंगे जिस चीज की मार्केट में जरूरत है। जैसे मान के चलो दो चीजें ले ली जाए, जैसे ये मार्कर ले लिया जाए। ठीक, तो कोई भी नया उत्पादन करता ये देखेगा कि मार्केट में ये जो मार्कर है इसकी कितनी आवश्यकता है, क्या मार्कर की ज्यादा आवश्यकता है या किसी सिंपल से पेन की। तो इन सारी बातों का अध्ययन करके ही वह अपना अगर अच्छे से नया उत्पादन शुरू करता है तो उसको लाभ अवश्य होगा। तो ये समझ में आया कि उत्पादक व्यवहार सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी उत्पादन करता बाजार में किस चीज की मांग कितनी है ये अध्ययन करके अपना उत्पादन शुरू करे। ठीक है, दूसरा होता है कीमत बाजार सिद्धांत। कीमत बाजार सिद्धांत इसी के आगे का एक किस कह सकते हैं कि स्टेप है। इसका मतलब ये रहता है कि उत्पादनकर्ता ने ये देख लिया कि ठीक है हमें ये मार्कर बनाना है, मार्कर बनाने के बाद वो ये देखेगा कि हमें इसकी कीमत कितनी रखनी चाहिए कि ये बाजार में बिक सके। मान के चलो उसने ऐसी कीमत रख दी जो बहुत ज्यादा है, समझ रहे ना, तो फिर ये मार्केट में इसको कोई खरीदार ही नहीं मिलेगा तो उसका फायदा क्या होगा। या फिर इतनी कम कीमत रख दी कि उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, 5 रुपए में बनाया और 5 रुपए में ही बेच रहा, तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो कीमत बाजार का सिद्धांत यही कहता है कि कोई भी उत्पादन करता अपनी वस्तु की कीमत किस प्रकार से निर्धारित करे कि उसे लाभ भी हो और उसकी वस्तु अधिक से अधिक मार्केट में बेची भी जा सके। ठीक है, तो ये दो बातें होंगी। तीसरा होता है उपभोग व्यवहार सिद्धांत, इसको उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत भी कहते हैं। उपभोक्ता इन दोनों चीजों का अध्ययन करता है। इसके अनुसार कोई भी उपभोक्ता ये देखता है कि हम अपनी आय का वितरण किस प्रकार करें कि हमें ये मार्कर भी मिल जाए और हमारी जो आय है उसमें बचत भी हो जाए। बात समझ में आई। यानी कोई भी व्यक्ति अपनी आय का वितरण इस प्रकार करे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा भी कर ले और बचत भी कर ले, तो वहां पे लागू होता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। ये तीनों आपको समझ में आए और ये तीनों काय के घटक हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के। ठीक है, अब एक हम आपसे क्वेश्चन यहीं पे बता दे रहे हैं कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, तो वो देख लीजिए। अर्थशास्त्र केवल आपको समझनी है, प्रश्न थोड़े दूसरे ढंग से पूछ लिए जाते इसके, और अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो अच्छे से प्रश्न आप इसके कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे इन्होंने प्रश्न दे दिया, निम्नलिखित में कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का घटक है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए दे दिया राष्ट्रीय आय, ऑप्शन बी दे दिया कीमत बाजार सिद्धांत, ऑप्शन सी है आय तथा बेरोजगारी, और तीसरा दे दिया प्रति व्यक्ति आय, ऐसा भी दे सकते प्रति व्यक्ति आय। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे,
अगर आपने ये चीजें पहले समझी होंगी तभी आप इसमें से सही उत्तर बता पाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन व्यष्टि अर्थशास्त्र का घटक है? तो क्या है आपका, अभी अभी हमने आपको बताया है, कीमत बाजार का सिद्धांत। तो बात समझ में आई कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। ये तो बात हुई हमारी अर्थशास्त्र की। अब अर्थव्यवस्था क्या होती ये और देख ले रहे हैं हम। देखिए अर्थशास्त्र में क्या होता है, अर्थशास्त्र का मतलब है आर्थिक रूप से बनाए गए वे सिद्धांत जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करें, वो अर्थशास्त्र में आते हैं। जैसे अब हम आपसे कह रहे हैं, एक तो होता अर्थशास्त्र और एक होती अर्थव्यवस्था। ये होता इकोनॉमिक और ये होती इकोनॉमी। ठीक, दोनों में हल्का सा अंतर है। आर्थिक रूप से बनाए गए नियमों का और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं हम अर्थशास्त्र में। यानी यहाँ पर क्या आता है, नियम तथा सिद्धांत। ठीक है, अगर इन्हीं नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके हम आर्थिक रूप से अच्छा बनना चाहें तो वो कहलाती है अर्थव्यवस्था। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नियम तथा सिद्धांत लागू कर देंगे। क्या कर देंगे, लागू कर देंगे। इसी के आधार पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आया। यहाँ पर नियम तथा सिद्धांत बनाए जाते हैं जबकि यहाँ पर नियम तथा सिद्धांत लागू किए जाते हैं। तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर समझ में आया। तो अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आगे पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था। तो आइए शुरू करते हैं। इक्वेशन तो हम आपको बता ही चुके हैं। फिर भी हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे। अर्थव्यवस्था, ठीक है, तो वह विषय जिसके अंतर्गत हम अर्थशास्त्र में बने नियमों को व्यवहारिक रूप से लागू करते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र के सभी नियमों को और सिद्धांतों को लागू किया जाता है। अब अर्थव्यवस्था है कई प्रकार की होती है, तो इसको हम लोग पहले भागों में बांट लेते। पहले मेन रूप से अगर देखा जाए तो क्षेत्र के आधार पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा यहीं से लिखे दे रहा है, देखिए क्षेत्र। अच्छा हम पहले देख ले रहा है कि अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं, फिर इसका डिवाइडेशन हम लोग बाद में करेंगे। कितने क्षेत्र होते हैं, तो बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं। अर्थव्यवस्था के अनुसार 3 प्रकार के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, वर्तमान समय में 2 नए क्षेत्र और शामिल कर लिए गए, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। ये क्षेत्र बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जबकि चतुर्थ और पंचम क्षेत्र अभी तो बहुत सारी किताबों में शामिल भी नहीं हुए हैं, तो उनको भी हम लोग इस बार पढ़ेंगे, चतुर्थ क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र में
वे सभी क्षेत्र शामिल होते हैं जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था में चढ़ाव आता है। मतलब वो सभी क्षेत्र जो प्राकृतिक रूप से अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में सभी प्राकृतिक संसाधन आते हैं। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग क्या क्या आता है इसमें। कृषि, आपको केवल इतना याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक में क्या आता है, तृतीयक में क्या आता है। तो प्राथमिक में आता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन और भी सभी प्रकार की प्राकृतिक क्षेत्र इसी में शामिल होते। ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है? द्वितीयक क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र आते हैं जो कि प्राथमिक क्षेत्र को रॉ मटेरियल मान के आगे अपना काम करते हैं। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं गैस उत्पादन, इसके अलावा हम लोग कहते हैं बिजली उत्पादन। ठीक है। तो वो सभी क्षेत्र जो कि प्राथमिक क्षेत्र को रॉ मटेरियल मान के आगे का काम करे, वो द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। तृतीयक क्षेत्र में आता है आपका सेवा क्षेत्र। ये सेवा क्षेत्र के अंतर्गत रखा है। जैसे आप कह सकते हैं बैंक हो गया आपका, विभिन्न प्रकार का व्यापार हो गया, व्यापार में जैसे होटल हो गए। ठीक है। इसके अलावा आपका डॉक्टर हो गए। सीधी सी बात, सभी प्रकार के सेवा क्षेत्र आपके काय में आते हैं तृतीयक क्षेत्र में। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तो हमने पढ़ रखे थे। अब ये चतुर्थ और पंचम क्षेत्र क्या आ गया। चतुर्थ क्षेत्र का मतलब है आईटी डिपार्टमेंट, यानी सूचना और प्रसारण। वर्तमान समय में हमने देखा है कि ये वाला क्षेत्र सबसे ज्यादा है। जैसे हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये सारी चीजों का प्रयोग करते हैं, तो वो चतुर्थ क्षेत्र में आता है। यानी इसमें हम लोग लिख सकते हैं संचार क्षेत्र। ठीक है। पंचम क्षेत्र, पंचम क्षेत्र का मतलब होता है कोई भी वह व्यक्ति जो अपने क्षेत्र का विशेष प्रकार का जानकार हो, वो पंचम क्षेत्र में रखा जाने लगा। तो अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञाता, जैसे इसमें इस क्षेत्र में हम लोग रख सकते हैं फिल्मी सितारों को। ठीक है। जैसे फिल्मी सितारे। तो ये आपको क्षेत्र समझ में आए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो हो गए हमारी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 6 प्रकार की होती है, और फिर उन 6 प्रकारों में भी हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो देखते हैं। पहला, सरकार की भूमिका के आधार पर। दूसरा, विकास के आधार पर। तीसरा, क्षेत्र के आधार पर। यहाँ पे लिख लो अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है। सरकार, विकास, क्षेत्र और विश्व संबंध के आधार पर। तीसरा है, और 1 2 3 4 5वां, नियोजन के आधार पर। और लास्ट है निर्भरता के
आधार पर। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था विशेष रूप से 6 प्रकार की होती है। अब इनके अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से प्रकार में क्या क्या शामिल है। तो ये 6 हो गए। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सरकार की भूमिका के आधार पर। ठीक है, तो हम इनमें टाइप्स लिख देंगे और उनके बारे में आपको समझा देंगे कि ये होता क्या है। तो अगर सरकार की भूमिका के आधार पर देखा जाए तो 3 प्रकार की होती है। पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी और तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो इनमें देखो अर्थशास्त्र में क्या है, समझने का ज्यादा होता है, लिखने के लिए तो बहुत ही कम होता है, आपको समझना ही है। ठीक है, थोड़ा टफ लगेगा, हो सकता है पहली बार में समझ में ना आए, लेकिन जब आप लोग 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब रहता है यदि कोई एक व्यक्ति, एक फर्म अपनी पूंजी लगाकर स्वयं का फायदा करे तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो स्वयं के लिए किया गया निवेश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। दूसरा है समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वयं का लाभ ना देखकर समस्त समाज की बात की जाती है। जैसे कि कोई एक देश भी हो सकता है कि वो अपनी पूरे देश की बात करे। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो गई, समाजवादी अर्थव्यवस्था। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी शामिल है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी शामिल है। और ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यही अर्थव्यवस्था कहाँ की है, भारत की। तो क्वेश्चन आता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब हम देखते हैं विकास के आधार पर। विकास के आधार पर हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की होती है। एक विकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी विकासशील और तीसरी होती है अल्प विकसित। ठीक है, इसका डाटा आपको जरूर अच्छे से याद रखना है। इसका डाटा क्या है, विकसित अर्थव्यवस्था में वे सभी देश शामिल हैं जो उच्च विकास दर रखते हैं। क्या रखते हैं, उच्च विकास दर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटने का काम करती है किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, ये कई बार पूछा गया कि विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था को बांटने का काम कौन करता है, तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय। अब देखिए ये कि विकसित देशों की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, ये अच्छा इसमें ये लिख लो पहले कि उच्च विकास दर रखने वाले देश। उच्च विकास दर रखने वाले देश किसके अंतर्गत आते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। और इनका जो प्रति व्यक्ति इनकम होता है वो होता है आपका लगभग $12,056। ठीक, ये याद रखना है आपको। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों की प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में कितनी। ठीक है, विकासशील देशों की बात की जाए तो विकासशील देशों में वे देश जो उच्च विकास दर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हों। पहले में क्या है, विकसित में कि उच्च विकास दर प्राप्त कर चुके हैं, जबकि दूसरे विकासशील देशों में क्या होता है, वे देश जो उच्च विकास दर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हों। और इनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी होती है, इनकी प्रति व्यक्ति आय होती है $996 से $12,056 के मध्य। वर्तमान का ये डाटा है। ठीक है, और अल्प विकसित में वो देश शामिल होते हैं जिनकी विकास दर बहुत ही मंद है। ठीक है,
तो मंद विकास दर वाले देश, तो इनकी विकास दर, इनकी प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इनकी प्रति व्यक्ति आय होती है $996 से कम। कितनी होती है? $996 से कम। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विकास के आधार पर। अब हम देखते हैं क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, तो इसको अभी हम साफ किए दे रहे हैं। अच्छा, समझ में तो आ रहा? कोशिश करना, अगर एक बार में समझ में नहीं आया तो 2-3 बार में आ जाएगा आपको समझ में। एक ही आज ये इंट्रोडक्शन जो है ये थोड़ा टफ रहेगा आपको, आगे आने वाले समय में कोशिश करेंगे कि अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। ठीक है, देखते हैं क्षेत्र के आधार पर। तो क्षेत्र के आधार पर भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, क्षेत्र के आधार पर क्या क्या होती है? एक होती है कृषि आधारित, अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है उद्योग आधारित, और तीसरी होती है सेवा क्षेत्र वाली, सेवा क्षेत्र आधारित। अब कैसे डिफाइन करेंगे कि किस देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, उद्योग आधारित है या सेवा क्षेत्र आधारित है? तो जिस भी देश के जीडीपी में इनमें से जिसका भाग 50% होगा वो उसी पर आधारित मानी जाएगी। जैसे भारत में कहा जाए तो भारत में जीडीपी का 50% कृषि से आता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई? कृषि आधारित हो गई। तो यहाँ पर जीडीपी का 50% कृषि से, यहाँ पर जीडीपी का 50% उद्योग से, यहाँ पर जीडीपी का 50% सेवा क्षेत्र से। ठीक है, कृषि आधारित किसकी है? भारत की, भारत एक कृषि प्रधान देश है। उद्योग आधारित किसकी अगर बात की जाए तो चीन की, चीन में इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है। और अगर सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो अमेरिका। तो आपको क्षेत्र के आधार पर समझ में आया? ठीक, अब हम देखते हैं विश्व संबंध के आधार पर। इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, केवल आपको समझना है। ठीक है, तो विश्व संबंध के आधार पर 2 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है हमारी। एक होती है खुली अर्थव्यवस्था और एक होती है बंद अर्थव्यवस्था। ये विश्व संबंध के आधार पर होती है, खुली और बंद। इसमें क्या होता है, जहां पर विदेशों के साथ आयात निर्यात हो, आयात निर्यात हो, तो वो क्या कहलाती है? खुली अर्थव्यवस्था। और जहां पर विदेशों के साथ आयात निर्यात नहीं हो, वो कहलाती है बंद अर्थव्यवस्था। यानी हम सब कुछ अपने से ही करते हो, ना किसी दूसरे देश से खरीदे ना उसको बेचें, तो बंद अर्थव्यवस्था। नियोजन के आधार पर भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है योजना आधारित और दूसरी होती है गैर योजना आधारित। योजना आधारित का मतलब होता है वह अर्थव्यवस्था जिसकी हमने पहले से योजना बना ली हो कि आगे आने वाले समय में हम इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट, इसको बजट के तौर पे देख सकते हैं, इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो वो आपकी हो जाती है योजना आधारित। गैर योजना आधारित का मतलब होता है बिना किसी योजना के पैसे किसी भी क्षेत्र में लगाना, तो क्या हो जाता है? गैर योजना आधारित। बात की जाए निर्भरता के आधार पर तो ये 3 प्रकार की होती है।
आत्मनिर्भरता, दूसरी होती है आश्रित अर्थव्यवस्था और तीसरी होती है परस्पर निर्भर। ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया लेक्चर, लेकिन हम सोच रहे थे कि आज पूरी जो इंट्रोडक्शन है इकोनॉमिक्स की वो फिनिश हो जाए, इस वजह से ऐसा हो गया। आत्मनिर्भरता का मतलब होता है यदि कोई देश स्वयं के संसाधनों से ही अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा कर ले। आश्रित का मतलब रहता है कि ऐसा कोई देश जो दूसरे के संसाधनों पर निर्भर रहे। परस्पर निर्भर का मतलब रहता है दो ऐसे देश जो एक दूसरे के संसाधनों का प्रयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र को बहुत अच्छे से समझा। ये हमारे अर्थशास्त्र के विषय में कुछ जानकारी थी। कल से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे और कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छे से राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय पढ़ेंगे और प्रति व्यक्ति आय पढ़ेंगे तथा उनसे जुड़ी संबंधित जानकारियां पढ़ेंगे। ठीक है।